वो वाली खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद करो। ग्रंथि तंत्र पढ़ रहे हैं। ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि तंत्र क्या होती है? ग्रंथि, देखो ग्रंथि का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की छोटी सी थैली समझ लो आप, या कोशिकाओं का समूह समझ लो। आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अरे हाँ कि नहीं? तो जब कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं तो ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलते हैं तो अंग बनाते हैं, अंग। तो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में कोशिकाओं ने कुछ समूह बना रखे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रंथि। क्या कहते हैं? ग्रंथि। ग्रंथि क्या होती है सर? सर ग्रंथि जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि कोशिकाओं का समूह या कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ का निर्माण करती हैं, वो ग्रंथि कहलाती हैं। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में होती हैं ग्रंथि। क्या होती है ग्रंथि? कोशिकाओं का समूह जो अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण करती हैं। 3 प्रकार की होती है ग्रंथि। पहली अगर अपन बात करें तो बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। ठीक है, आगे हम बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। ठीक है, एक होता है मिश्रित ग्रंथि। क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं भाई? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पर समझिए ग्रंथि सर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह या विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो विशेष प्रकार के रस, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण करती है, हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। अब यहां पर एक बात समझिए, 3 तो प्रकार होते हैं इनके। ठीक है, अब 3 प्रकार में जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है इनका काम समझिए। बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाह्यस्रावी ग्रंथि तंत्र, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। होती क्या है बाह्यस्रावी ग्रंथियां? ये इनमें नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाएं। ठीक है, नलिकाएं को हम क्या बोलते हैं? डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट पाई जाती हैं। हमारे शरीर से कौन कौन सी चीजें बाहर निकलती हैं तुम बताओ? आंसू बाहर निकलते हैं, थूक बाहर निकलता है, नाक बाहर निकलती है, कान में से ये निकलता है मैल। ठीक है, बाथरूम भी हम बाहर जाते हैं, उसके बाद शौच जाते हैं। जो भी चीजें बाहर निकल रही हैं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से, क्या उनमें आपने देखा है कि रक्त आ रहा हो? नहीं, उनमें ब्लड नहीं आता। कभी आंसू के साथ आपको खून आते हुए दिखा क्या? नहीं। मतलब ये खून से अलग होती हैं। तो हमारे शरीर में अब कुछ लोग ये समझते हैं कि शरीर के बाहर जो ग्रंथियां होंगी वो बाह्यस्रावी ग्रंथियां, अंदर जो होंगी वो अंतःस्रावी। ऐसा नहीं होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों का मतलब ये होता है कि इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं। हमारा अंदर जो शरीर है, आप कहीं से भी हाथ काट दोगे तो रक्त आ जाएगा। आप कहीं से भी हाथ काटोगे तो रक्त आएगा। हाथ काटो, मुंह काटो, नाक काटो, कुछ भी काटोगे रक्त आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, नाक में से केवल नाक ही आएगी, आंखों में से केवल आंसू ही आएंगे, हाँ या ना? कान में से केवल कीचड़। कभी आपने देखा है कि आंख में से खून आ रहा है? नहीं, क्योंकि यहां विशेष प्रकार की नलिकाएं जुड़ी हैं जिनसे केवल आंसू ही निकलेंगे। यहां से म्यूकस ही निकलेगा, यहां से थूक ही निकलेगा। यस और नो? तो इनमें स्पेसिफिक नलियां पाई जाती है जिन्हें हम डक्ट कहते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, डक्ट पाई जाती हैं। ये ब्लड से अलग होती हैं, ये रक्त से अलग होती है। इनमें रक्त नहीं मिला होता। अगर इनके साथ रक्त मिला होता तो रक्त भी बाहर आता कि नहीं शरीर से? यस और नो? अरे हाँ, तो ये रक्त से दूर होती हैं। वेरी गुड। तो ये हम क्या कह सकते हैं? ये रक्त से क्या होती हैं? अलग। रक्त से क्या होती हैं? रक्त से ये अलग होती हैं। अरे हाँ या ना? ठीक है, अच्छा ये किसका निर्माण करती हैं? ये एंजाइम का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एंजाइम। सर एंजाइम क्या होते हैं? यार बहुत सारी एंजाइम मैंने आपको डेमो क्लास 1 में यूट्यूब पर भी पढ़ी है, आप देख लेना। पाचन तंत्र पढ़ाया था डेमो में, मैंने आपको पढ़ाया था एंजाइम क्या होता है। नहीं समझ में आया? नए बच्चे अगर यहां पर हैं, आप नए हो ना, तो एंजाइम का मतलब ये होता है कि आपके खाने को पचाने के लिए शरीर में जो केमिकल कंपाउंड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए उसे हम एंजाइम कहते हैं।
जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में मुंह में लार निकलती है, लार। तो लार क्या है? एक एंजाइम, क्योंकि लार में एंजाइम होते हैं। एक लाइसो एंजाइम होता है, एक टाइलिन एंजाइम होता है। लाइसो बैक्टीरिया को पचाता है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये एंजाइम है जो हमारी लार से निकलते हैं। यस और नो? अब आप आगे जब खाना खाओगे तो आपके पेट में भोजन जाता है, आपके पेट में एक जठर रस मैंने आपको पढ़ाया है, और उस जठर रस के माध्यम से दो एंजाइम निकलते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन। तो ये भी क्या है? एंजाइम। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है। वो मैं पढ़ा चुका हूं कैसे कैसे करता है। उसके बाद जब खाना आगे जाएगा पकवासे में, तो वहां भी मैंने लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जो मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय से निकलते हैं। ठीक है, तो लाइपेज वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत में भी बहुत सारे सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, इरेप्सिन, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो हमने एंजाइमों की श्रृंखला में क्या देखा कि ये हमारे खाने को पचाने में सहायता करते हैं। कौन? एंजाइम। जो किसके द्वारा निकाले जाते हैं? किसके द्वारा निकाले जाते हैं? अरे हाँ कि नहीं? तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं होती हैं क्या? क्या इनका रक्त से संबंध होता है? क्या इनसे एंजाइम निकलते हैं? हाँ कि नहीं? एंजाइम क्या होते हैं? जो हमारे भोजन को पचाते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? भोजन को पचाते या पचाने में सहायता प्रदान। बात समझ में आ गई? अब हम कौन सा पढ़ेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो मेरे भाई इसको ध्यान से समझिएगा जरा। अंतःस्रावी ग्रंथि जस्ट इसका उल्टा। इसमें नलिकाएं नहीं है, तो क्या इसमें नलिकाएं होंगी? इसमें नलिकाएं हैं, इसमें नलिकाएं, ठीक है। चलो, इसमें नलिकाएं क्या बोलोगे? नलिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब ये डक्टलेस होती है, इनमें नलिकाएं नहीं होती। इनका संबंध रक्त से नहीं होता। इनका होगा कि नहीं होगा? तो इनका संबंध किससे होगा? रक्त से होगा। ये डायरेक्ट रक्त में, ब्लड में जाकर मिल जाते हैं। कौन? ये डायरेक्ट किस में जाके मिल जाते हैं? डायरेक्ट किस में जाके मिल जाते हैं? रक्त में। कौन? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ। अब इनमें मेन पदार्थ क्या निकलता है? हम बोलते हैं ऐसे हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। हार्मोन। अब सर हार्मोन क्या होते हैं? सर यही तो पढ़ना है, यही तो पढ़ाना है, क्योंकि एंजाइम तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पाचन तंत्र में। हार्मोन ही तो पढ़ना। क्या होते हैं हार्मोन? बहुत सारे काम करते हैं हमारे शरीर में। हार्मोन अगर नहीं होंगे तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी। किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसका कारण भी हार्मोन है। कोई अगर बहुत ऊंचा है तो उसका कारण भी हार्मोन है। ठीक है, अगर किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो उसका कारण भी हार्मोन है। अगर किसी के डिलीवरी में समस्या आ रही है, ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो उसका कारण भी क्या है? हार्मोन। अगर किसी के थायराइड ग्रंथि सूज रही है तो उसका कारण भी क्या है? हार्मोन। अगर किसी बच्चे में कुपोषण हो रहा है तो उसका कारण भी क्या है? हार्मोन। अगर किसी की किडनी में समस्या आ रही है तो उसका कारण भी क्या है? मतलब हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो फिलहाल तो हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा। एंजाइम क्या करते हैं भाई? खाना पचाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? हिंदी मीडियम है ना? और आपका नाम साथ में ही है क्या आप लोग? नहीं, चलिए। तो समझ में आया? हार्मोन। हार्मोन किस में मिलते हैं? डायरेक्ट? अरे रक्त में मिलते हैं ना। क्या इनमें नलिकाएं होती हैं? रक्त के अंदर क्या पाए जाते हैं? हार्मोन। सीधा बोल सकते हो, रक्त के अंदर क्या होते हैं? इनमें नलिकाएं, नलिकाएं। समझ गए? चलिए, बहुत अच्छे से समझ गए। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, अब एक ग्रंथि और मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि यार, इससे एंजाइम, इससे हार्मोन, इससे दोनों, बोथ। अब वो कौन सी है आगे पढ़ाएंगे। अग्नाशय, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। लैंगर हैंस की दीपिका, इंसुलिन निकलता है जहां से। ठीक है, तो मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी। चलिए, तो अब अपन सबसे पहले कौन सी ग्रंथियां पढ़ेंगे भाई? बाह्यस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि?
बाह्यस्रावी ग्रंथि। जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए सबसे पहले आप बताइए, क्या हमारी आंखों में आंसू आते हैं? आते हैं, वेरी गुड। तो हमारी आंखों में जो आंसू होते हैं वो बाहर आते हैं कि अंदर ही रहते हैं? बाहर आते हैं। क्या उन आंसुओं में रक्त आता है? उन आंसुओं में रक्त नहीं आता। उन आंसुओं में रक्त नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि भैया रक्त नहीं आ रहा है, मतलब रक्त के साथ तो कौन रहती है? अंतःस्रावी। तो 100% ये कौन होगी? बाह्यस्रावी। हाँ कि नहीं? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं। अब आंसू, हमारी जो आंखें होती है ना बेटा, ये लीजिए आपकी आंखें बना दी, ठीक है। तो हमारी आंखों के इस हिस्से पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लैक्रिमल ग्रंथि, जो किसका निर्माण करती है? आंसू का। ध्यान रखिएगा, आंसू जो होता है ना, इसमें नमक होता है, पानी होता है, और क्या होता है? लाइसो एंजाइम। क्या? लाइसो। क्यों? आंसू हमारी आंख में क्या काम करते हैं? हमारी आंख को नमी बनाकर रखते हैं। अगर नमी नहीं होगी तो क्या होगा? हम आंखें ऐसी घुमाते हैं, ऐसी घुमाते हैं, ऐसी घुमाते हैं, इधर चारों तरफ घुमाते हैं। तो अगर नमी नहीं होगी तो आंखों में घर्षण बढ़ जाएगा, और अगर आंखों में घर्षण बढ़ जाएगा तो आंखों में दिक्कत हो सकती है। तो पहली चीज आंसू। दूसरी चीज और क्या होगा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारी आंखों में जाने वाले बैक्टीरिया या वायरस या बाहरी जीवों को खत्म करता है, लाइसो। ऐसा नहीं होने पर क्या होगा? आपकी आंखों के कॉर्निया वाले हिस्से को ये खराब कर सकते हैं। तो आंसू हमारे शरीर में जो आंखें होती हैं उनके कॉर्निया वाले हिस्से को भी सुरक्षित रखने में प्रयास करता है, ठीक है। आंसू और क्या करता है भाई? आंसू, आंसू देखो भावनात्मक रूप से भी रोता है कोई व्यक्ति, और दूसरा किस लिए रोता है? जबरदस्ती में रोता है। जैसे प्याज काट रहे हैं, तो प्याज काट रहे हैं या कोई मसाला वगैरह चला गया है, आंखों में कचरा चला गया है, तो आंसू निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसू की बात चल रही है, जो कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। आंसू आपने कभी टेस्ट किया है? आंसू सबके मुंह में कभी कभार गया होगा, आंसू चले ही जाता है ना भाई। यहां से बहेगा तो यहीं जाएगा। इसका टेस्ट कैसा होता है? खारा। क्योंकि इसमें क्या होता है? तो केवल आपके टूथपेस्ट में ही नमक नहीं होता, आपके आंसुओं में भी क्या होता है? नमक होता है, ठीक है। चलिए अब यहीं पर देखिए, जो आंखें होती है ना हमारी, इस आंखों के इस हिस्से में गुलाबी रंग लेकर आते हैं। पहले रुको, एक गुलाबी रंग का ये हिस्सा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पंगटम। क्या वो इतना भयंकर गुलाबी भी नहीं होता? इसे हम क्या कहते हैं? पंगटम, ठीक है। ये आंख का ये हिस्सा, जो मांस गुलाबी कलर का, ये मांस दोनों तरफ होता है। जब इंसान रोता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। जब आंखें भर जाती हैं और वो आंसू झलकाने का प्रयास नहीं करता या आंसू बाहर नहीं आते, और अगर ज्यादा मात्रा में आंसू होते हैं तो ये पंगटम उन आंसुओं को सोख लेता है। क्या कर लेता है? सोख लेता है, और वो आंसू ट्रांसफर कर देता है व्यक्ति की नाक में। काय में? नाक में। तो जब भी कोई व्यक्ति रोता है ना, तो उसको नाक बहने लगती है उसकी, मेरे बाबू ऐसा करता है ना कोई भी व्यक्ति, है ना। तो उस नाक क्यों आती है? अगर किसी व्यक्ति की आंखें नम है, रो नहीं रहा है, लेकिन उसकी नाक चल रही है, ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ जाओ वो काय करके आया है? रो कर आया है, ठीक है। तो पंगटम क्या करता है? समझ में आ गया। लैक्रिमल ग्रंथि किसका निर्माण करती है? आंसू। समझ में आ गया कि नहीं? अब अगले हम पढ़ेंगे मोमेबियन ग्रंथि, मोमेबियन ग्लैंड या मोमेबियन ग्रंथि। देखिए भाई, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, मोमेबियन ग्रंथि को, ठीक है। मोमेबियन ग्रंथि को मोमेबियन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। जीभ फंस जाती है मेरी, वो डाइटिंग चल रही है ना, तो खाना पीना नहीं खा रहा हूं। अब पेट कम दिख रहा होगा आप लोग भाई, अब कम दिख रहा होगा। खाना बंद कर दिया टोटल तरीके से, टोटल केवल सेब फल खा रहे हैं, 3 दिन हो गए। सट बड़ी नहीं है भाई। देखो, आप जब सोते हो, सोकर जब आप उठते हो, तो उठकर जैसे आपका दोस्त एकदम से आप घर में आता है तो मुंह धो ले रहे, आंख में देख कीचड़ लगा है तेरे से। कीचड़ बोलते हैं इसको कुछ लोग। कीचड़ तुम लोग क्या बोलते हो? कीचड़ ही बोलते हैं ना, हाँ। तो यहाँ लगा रहता है, यहाँ अजीब अजीब, कुछ लोगों को यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। तो ये मोमेबियन ग्रंथि के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा? ठीक है। आंखों के नीचे यहाँ पर ये जो लेयर देख रहा है, ये अंदर चला जाएगा पेन, ये हिस्सा, इस हिस्से में क्या होता है? मोमेबियन ग्रंथि।
ये कीचड़ का निर्माण। जब व्यक्ति जब सोता है ना तो ये विशेष प्रकार का लिक्विड निकालती है मोमेबियन ग्लैंड, ठीक है, ठीक है, ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें, घर्षण कम हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता है कि आपने आंखें बंद की और अगर ये मोमेबियन ग्लैंड ने निर्माण नहीं किया एक विशेष प्रकार के चिपचिपे द्रव का, तो ये आंखों की जो लेयर होती है ना पलके ये आपके कॉर्निया पर चिपक जाएंगी जाके, ये लो, फिर ऐसे पकड़ के खींचना पड़ेगा तुमको, ई खुलेगी नहीं वो, ठीक है। कई बार आपकी आंखें चिपकी होंगी बचपन में, चिपकी हैं, हाँ, तो इसकी कमी से आंखें चिपक जाती हैं, ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से क्या हो जाती है, आंखें चिपक जाती हैं, तो ये अच्छी चीज होती है। और जब आंखों में ये लगा होता है ना कीचड़, तो इसको कीचड़ नहीं बोलते, ये काम का द्रव है, इसको ठंडे पानी से धोना चाहिए। कुछ लोग उठते से ही आंख को ऐसा मिसते हैं जो आंखों के अंदर सूख जाता है सुबह होते होते, तो पूरा स्क्रैच कर देता है, इसको बिल्कुल हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए, आंखों में कभी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, नुकसान होता है, ठीक है। चलिए, तो मोमेबियन ग्रंथि, अब मोमेबियन ग्रंथि के बाद हम आगे बात करेंगे तो सेरुमन ग्लैंड, सेरुमन ग्रंथि या सेरुमन ग्लैंड, ठीक है, इसके बारे में पढ़िए। सेरुमन ग्लैंड क्या होती है, आप कई बार महसूस किए होंगे कि हमारा जो कान होते हैं, कान, इसमें विशेष प्रकार का मैल निकलता है। कई लोग कुछ भी चाबी उठा के घुमाते रहते हैं, कई लोग लकड़ी डाल के घुमाते रहते हैं। तो पहले तो कान के बारे में सुन, जो कान होता है ना हमारा, इसमें 6 हड्डियां होती हैं दोनों कानों में, एक कान में 3, ठीक है, मिलियस, इनकस, स्टेपी। आगे अगले जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझाएं उसको। मिलियस, MIS, मिलियस, इनकस, स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, आगे पढ़ेंगे, मत चिंता करो, ठीक है। तो हमारे जो कान होते हैं ना, कोई कुछ भी डालता रहता है, कोई माचिस की तीली निकाल कर डाल देता है, बाजार में वो विशेष प्रकार की लकड़ियां आती हैं जिनके एक हिस्से पर रुई लगी होती है। कान में कभी कुछ भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कान को आप कभी देखना टार्च मार के एकदम बिल्कुल अंदर, जिसके कान साफ हो उसके कान में देखना, नहीं तो कान के अंदर बिल्कुल गुलाबी हिस्सा होता है, बिल्कुल गुलाबी, ऐसा लगता है बिल्कुल, जरा सा आप ऐसे हाथ फेर दोगे ना तो छिल जाता है वो हिस्सा, क्या हो जाता है, बहुत नाजुक हिस्सा होता है कान का, बहुत नाजुक, यही ज्यादा अंदर नहीं, यहीं से नरम होना चालू हो जाता है। तो आप जब वहां पर ऐसे लकड़ी करके ऐसे चलाते हो ना, तो रुई से भी वो छिल जाता है, इतना नाजुक होता है। अब कोई कुछ भी चाय भी डाल के घुमा दिया, लकड़ी डाल के घुमा, मजा आता है, बढ़िया गुदगुदी भी होती है, और लगा देखो जितना ज्यादा तुम उसको मेल को बाहर निकालोगे उतना ज्यादा वो मेल बनाएगी ग्रंथि, ये वाली, उसका भी एक काम होता है, ये बाहरी बैक्टीरिया को मारता है अंदर, ये एक लिक्विड है, इसको हम मेल नहीं कहते हैं, अच्छी चीज होती है ये, शरीर में कोई भी फालतू चीज नहीं बनती है, हमारे शरीर के प्रोटेक्शन के लिए बना, कान के प्रोटेक्शन के लिए बनता है ये अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ लोग, अब हालांकि अच्छी बात है उसको साफ करो, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयां आती हैं, डॉक्टर से आप सलाह ले सबसे अच्छा। ये कौन सा तरीका हुआ कि लकड़ी डाल कैसे घुमा दिया, इससे क्या होगा, कान छिल जाएगा अंदर से, ठीक है, छिल जाएगा, वहां पर फंगस उग जाती है, क्या उग जाती है, फंगस। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके कान में, किसी एक कान में हल्का सा बादीपन, बहरापन, मतलब थोड़ा कम सुना रहा है, ऐसा बंद बंद सा लग रहा है कान, हुआ है कभी ऐसा कि अरे यार बंद बंद सा लग रहा है, तो वो फंगस होता है। अब उस फंगस को निकालने के भी कई तरीके होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर पाए जाते हैं, कुछ डॉक्टर दवाई देकर उसको ठीक कर देते हैं, कुछ डॉक्टर जो अच्छे लेवल के डॉक्टर होते हैं वो वैक्यूम की सहायता से यहां से नली डालते हैं अंदर, इतनी मतलब वो बहुत भयंकर तरीके से वैक्यूम करते हैं, तो खींचती है कान के, तो पूरा लोच लेती है वहां से अंदर से। तो कान का वो हिस्सा जहां पे वो फंगस हुआ था वो आपकी गलती से हुआ था, या तो आपने उसमें पानी जाने दिया, या तो आपने लकड़ी वकड़ी से खुरच लिया, उसको पानी नहीं जाने देना चाहिए कान में, ध्यान रखिए। कुछ लोग पानी से कान धोते हैं, बहुत गलत करते हैं। तो फिर वो वैक्यूम से उस फंगस को बाहर निकालती है, उसके बाद फिर कान और ज्यादा डैमेज हो जाता है, फंगस तो बाहर आ गया लेकिन कान में तो घाव बन गया ना, तो फिर वो एंटीबायोटिक और कई प्रकार की दवाइयां और ड्रॉप देते हैं, कान में पट्टी लगाते, 3-4 दिन तक कान में पट्टी लगी रहती है, इस प्रकार से कान को ठीक करते हैं। तो गलती से भी कभी कान में लकड़ी वकड़ी नहीं चलाए, खुजली होती है तो ठीक है ना यार, सहन करो, या तो फिर डॉक्टर को दिखा के ऐसी ड्रॉप ले लो। अब मैं ड्रॉप का नाम बता दूं और आपको कुछ हो जाए तो आप केस कर दोगे मेरे, ठीक। चलिए,
तो सेरुमन ग्लैंड ये कान में, कहां पर बेटा, ये कान में होती हैं, और कान में एक विशेष प्रकार के लिक्विड का या मोम कह सकते हैं हम, जिसका निर्माण करती हैं। ठीक है, तो कान के अंदर मोम का निर्माण कौन करती है? सेरुमन ग्लैंड। आगे हो गया, समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे श्वेत ग्लैंड्स। ये संपूर्ण शरीर में होती हैं, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्लैंड, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं। ठीक है, श्वेत ग्रंथि हमारे शरीर में पसीने का निर्माण करती है। काय का निर्माण करती हैं? पसीने का निर्माण करती। पसीना क्या होता है? पसीना कुछ नहीं, ये पानी ही है। जो आप पानी पीते हो ना, वही पसीना है, लेकिन उसमें कुछ और चीजें ऐड हो जाती हैं। जब वो बाहर निकलता है तो नमक इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, पसीने के द्वारा आपके शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, आपको पता है? अभी पूछूंगा, तुरंत पूछने वाला हूं, तो आप जो ऊँघने वाले लोग हैं ना, वो उनको अभी धुनाई होगी। समझ गए? पीछे 220 देखो, आपको जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आपके शरीर से पसीना निकलता है, आप ध्यान रखना। क्या निकलता है? और जैसे ही वो पसीना उड़ जाता है भाप बनकर, सूखता है, तो आपको ठंडक का अनुभव होता है। तो आप कभी, जैसे आपको बुखार आया, बहुत भयंकर बुखार आता है कई लोगों को, तो वो रजाई ओढ़ कर सो जाते हैं तो पसीना निकल जाता है। पसीना निकल, हमारे शरीर का जब जब टेम्परेचर बढ़ता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है? पसीना निकालती है, जिससे वापस हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। किसके माध्यम से? पसीना के। ये क्या लिख दिया मैंने? पसीनो लिख दिया। क्या बोलेंगे? बोलो ना भैया, पसीना। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के माध्यम से टेम्परेचर का कंट्रोल करते हैं हम। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक बात और सुनो, पसीने में भी नमक होता है। खाया है कभी पसीना? नहीं, ये तो नहीं खाना चाहिए, गलत बात। पसीना कौन खाता है? हाँ, कौन बोल रहा है था? कौन ने खाया है? रोहित, अपने ही खाया है ना पसीना? किसका? देखो, अरे चला जाता है मुंह में, आप भाग रहे हो, फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, निकलता है पसीना, चला जाता है। ये भी खा रहा होता है। सुनो, पसीना जब, कई लोगों का आपने देखा होगा, जो लोग काले कपड़े पहनते गर्मियों के दिन में, उनका सफेद हो जाता शर्ट पीछे से पूरा। क्यों? क्योंकि पसीना निकला, पसीना पानी तो भाप बन के उड़ गया, नमक यहीं रह गया। समझ गए कि नहीं? तो बहुत गंदा लगता है ना, जिन लोगों का पसीना ऐसा वाइट वाइट पूरा ना, गंदा टाइप का लगता है, बादल बन जाते। ठीक है, चलिए अगली ग्रंथि है सेबेसियस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? सेबेसियस ग्रंथि क्या करती है? सुनिए, ये तेलीय जो पदार्थ होता है ना, चिपचिपा, जैसे आप जब सो के उठे होंगे तो आपकी नाक पे हल्का हल्का सा ऑयल रहता है ना? लड़कियों को होता है, आपको होता है, जिसकी ऑयली स्किन होती है उनको बहुत ज्यादा होता है। तो ये सीबम का निर्माण करती है, ये ग्रंथि सीबम का निर्माण करती है। पशु पक्षियों में ज्यादा होती। आप गाय के ऊपर पानी डालेंगे, गाय गीली नहीं होगी, देख लेना, पूरा पानी नितर जाता है नीचे, सटक जाता है, क्योंकि वो चिकना होता है। चिड़िया, तोता 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 पानी में डूब के भी बाहर निकलेगा तो सूखा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बाहरी सतह होती है शरीर की, जो बाल होते हैं, वो इतने चिकने होते हैं कि पानी अंदर बैठ नहीं पाता, सटक जाता है नीचे। बगला वगैरह देखा है आपने? ठीक है, तो ये सेबेसियस ग्रंथि किसका निर्माण करती है? सीबम का। किसका निर्माण करती है? चलो बताओ, आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? अच्छा, शरीर में कहां पर वो हिस्सा होता है जो आंसुओं को सोखकर नाक वाले रास्ते में भेज देता है? मोमेबियन ग्रंथि से क्या निकलता है? अच्छा, कानों से निकलने वाले जो मोम का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? कौन सी ग्रंथि? शेरू। समझ गए? अब लार ग्रंथि, अगली ग्रंथि कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? लार। यार लार ग्रंथि तो मैंने तुमको पाचन तंत्र में पढ़ा दिया था। लार ग्रंथि पाचन तंत्र में मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो ध्यान से सुन लो एक बार और।
हमारे शरीर में एक दिन में लगभग कितने लीटर लार बनती है? 1.5 लीटर। ठीक है, लार के बारे में मैंने आपको सब पढ़ा चुका था। इसमें भी पानी पानी होता है, एंजाइम वगैरह होते हैं लार में। अच्छा, लार के लिए शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। पैरोटिड। और ध्यान रखना, जो गलसुआ होता है वो इसी ग्रंथि को प्रभावित करता है। गलसुआ कौन से वायरस से होता है? ममप्स वायरस। कौन से वायरस से? ये कहां होती है? कान के नीचे। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी लार ग्रंथि? 3। सबसे बड़ी कौन सी? पैरोटिड। 2 और होती हैं, सब लिंगवल और सब मैक्सिलरा। सब लिंगवल और एक सब मैक्सिलरा। सब लिंगवल सबसे छोटी, पैरोटिड सबसे बड़ी। ये पूछा जाता है। हमारी लार में 2 एंजाइम होते हैं, एक लाइसो और एक टाइलिन। लाइसो और एक टाइलिन। लाइसो किसका भक्षण करता है? जीवाणु का। जीवाणु का। और टाइलिन किसका? कार्बोहाइड्रेट। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है कि नहीं? तो ये लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा चुका हूं मैं पाचन तंत्र में। ठीक है, आगे चले। जठर ग्रंथि कहां होती है? पेट में। जठर ग्रंथि कहां होती है? पेट में। आमाशय में। ठीक है, जठर ग्रंथि भी आगे चल के 2 एंजाइमों का निर्माण करती है। जठर ग्रंथि ये पाचन तंत्र में पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहां ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, वहां बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। जठर ग्रंथि देखो, इसकी मदद से जठर रस निकलता है, आगे चल के 2 एंजाइम निकलते हैं। एक कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। और एक कौन सा एंजाइम? रेनिन। हाँ कि नहीं? पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका? और रेनिन? रेनिन किसका? समझदार हो गए हो, बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो अब तुम। अब लगने लगा है कि हाँ, मैं तुमको पढ़ा पा रहा हूं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के बाद अब अपन आगे बात करेंगे किसके बारे में? लीवर। किसके बारे में बात करेंगे? लीवर। ठीक है, चलिए लीवर पढ़ लेते हैं। पानी पी लूं मैं 2 मिनट? देखो भाई, लीवर क्या पढ़ेंगे? डायग्राम लेकर आऊं क्या लीवर का? ये लो, डायग्राम के माध्यम से पढ़ लो आप लोग। आप लोग पढ़ो यार बेटा, आपको तो और क्या चाहिए आपको? ये दिख रहा है आपको डायग्राम? ये मनुष्य के शरीर की कौन सी नली है? श्वास नली। शाबाश, भोजनली है, फेरिंग्स। ठीक है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये क्या है? ये क्या है बेटा? लीवर। ये कौन सा हिस्सा है? अरे कौन सा हिस्सा है? लीवर, जिसे हमको पढ़ना है। चलो देखो, लीवर पढ़ना चालू करते हैं। लीवर को हम यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, और यकृत, लीवर, कलेजा क्या बोलते हैं? कलेजी या लीवर। कलेजा रे, कलेजी। ठीक है, अब देखो, यहां देखो, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? बेटा 2 लीवर होते हैं शरीर में। बोल रहा है 2 लीवर होते हैं। पेट निकल आया मेरा तेरी बात सुन के। एक ही होती है लीवर। कितनी होती है? ठीक है, ध्यान रखना, लीवर 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है, एक हेपेटिक सेल्स और एक कूफर सेल्स। कूफर सेल्स और एक हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स, ये हेपेटिक
ये हेपेटिक सेल्स, सेल्स का मतलब कोशिका होता है ना, कूफर सेल्स और हेपेटिक सेल्स, मतलब लगभग 80-90% हेपेटिक सेल्स, सबसे ज्यादा हेपेटिक सेल्स होती हैं लीवर के अंदर, कूफर सेल्स 10% होती है। कूफर सेल्स का काम क्या होता है, शरीर में कोई भी चीज, जैसे पुराने समय में ऐसा होता था ना, राजा महाराजा को खाना देने से पहले उनके नौकर चाकर उस खाने को टेस्ट करते थे क्योंकि इस खाने में कोई जहर ना मिला हो, तो ऐसे ही आपके शरीर में लीवर है, कुछ भी आप खाओगे ना तो पहले लीवर टेस्ट करेगा कि ये शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है। अगर शरीर के लिए कोई चीज बुरी है तो लीवर उसे अपने पास रख लेता है, शरीर के पास जाने नहीं देता क्योंकि डैमेज कर सकता है बॉडी को, और अगर अच्छी है तो जाने देता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे जहर बहर खाता है ना और मरता है तो लीवर टेस्ट करता है भाई ये तो जहर है, तो लीवर उस जहर को जाने नहीं देता है और अपने पास ही रख लेता है। इसलिए जब कोई जहर खा के मरता है तो डॉक्टर पोस्टमार्टम में उसका लीवर ही चेक करते हैं। ठीक है, देखा है पोस्टमार्टम कभी किसी का? नहीं देखा, देखना भी नहीं। ठीक है, तो इसमें कूफर सेल्स की बड़ी भूमिका होती है। जैसे शरीर में कोई मच्छर मक्खी, आपने देखा होगा कई बार आपके मुंह में मच्छर गया होगा, लड़कों के मुंह में तो चला ही जाता है, गाड़ी चलाते हुए आते हैं तो मुंह बंद तो रहता नहीं, तुझे देखा तो ये, कुछ भी गाते हुए चलाते ना गाड़ी, चला ही जाता है मच्छर। तो मच्छर गया, अब गलती से वो सीधा, कंडीशन ऐसी थी कि एपिग्लोटिस खुला हुआ था, पाइप में चला गया। अब कई बार एहसास होता है वो फड़फड़ा रहा है अंदर, लेकिन 2-3 सेकंड तक ही फड़फड़ाएगा बस, बाहर तो वो आ नहीं सकता, तो वो अंदर चला जाता। कूफर सेल्स देखते, आजा आजा आजा, कूफर सेल्स AK-47 लेके बैठी रहती, शरीर में जो भी जाता है ना उसको मार के नीचे गिरा देती, बाहरी अटैक, बाहरी आक्रमणकारी। कूफर सेल्स की काम बहुत याद रखिएगा। लीवर का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी, हेपेटो, लीवर का अध्ययन हेपेटो, और लीवर का डॉक्टर हेपेटोलॉजिस्ट का कहलाता है हेपेटोलॉजिस्ट। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि लैक्रिमल, लेकिन कौन सी ग्रंथियों की बात कर रहे हैं? बाहरी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी बाहरी ग्रंथि लीवर, शरीर की सबसे छोटी बाहरी ग्रंथि लैक्रिमल। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, बाहरी भी और बड़ी भी, लेकिन आंतरिक पूछ दे तो बदल जाएगा। आंतरिक थायराइड होती, अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, बाह्यस्रावी लीवर। ठीक है, ध्यान रखना। हेपेटोलॉजी कहते हैं लीवर के अध्ययन को। अब आगे अगर अपन बात करें तो लीवर और क्या काम करता है भैया, देखो इस तरफ ले आऊं, ये लो, लीवर और क्या काम करता है ध्यान से समझिए। हमारे शरीर में लीवर यूरिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? 46। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे शरीर में अमोनिया से यूरिया कौन बनाता है? कौन बनाता है? लीवर। सर अमोनिया क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में खाया गया प्रोटीन शरीर में अमोनिया का निर्माण कर देता है, जिससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, लेकिन लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में चेंज करके बाथरूम की सहायता से शरीर से बाहर करने में सहायता प्रदान करता है। तो अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करता है? लीवर। ये भी बहुत आता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करता है? लीवर करता है बेटा। ठीक है मेरे राजकुमार और राजकुमारी। अब आगे चलेंगे भैया, और क्या करता है लीवर? भैया लीवर में ADE ये विटामिन होते हैं। कौन कौन से? ADE। कीड़ा, उल्टा पढ़ लो, कीड़ा। क्या? कीड़ा। कीड़ा विटामिन कहाँ होते हैं? लीवर के पास। और क्या करता है लीवर? भैया जी ये जो लीवर होता है ना, इस लीवर के अंदर प्रोथाम्बिन, फाइब्रोनोजन और हेपेरिन नामक प्रोटीन बनते हैं। कितने प्रोटीन बनते हैं? 3। बाकी तो अधिकतर प्रोटीन यही बनते हैं, प्रोथाम्बिन, फाइब्रोनोजन और हेपेरिन। प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजन क्या करेंगे? रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। शरीर में रक्त का थक्का ना जमे तो कौन सा रोग? हीमोफीलिया।
कौन सा रोग? इसमें विटामिन के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, खून को पतला कौन करता है? कौन करता है? खून का थक्का जमने कौन नहीं देता? हेपेरिन। रक्त का थक्का ना जमे तो हीमोफीलिया। आरबीसी का ना बनना, आरबीसी का ना बनना थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। आरबीसी का ज्यादा मात्रा में बनना पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। ये सब पढ़ा चुका हूं बेटा, लेकिन तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो ना। चल, प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजेन दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करते हैं। हेपेरिन क्या करता है? रक्त को पतला करने में सहायता करता है। अरे हाँ कि नहीं? सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसके पास होता है? किसके पास? लीवर के पास। किसके पास होता है सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल? लीवर के पास। ठीक है, और कौन से ऊतक में? एडिपोस ऊतक। एडिपोस ऊतक, जिनको हम वसीय ऊतक कहते हैं। कौन से ऊतक कहते हैं? तो वसीय ऊतक। अभी लीवर ही चल रहा है बेटा, लीवर को चलने दो अभी। ठीक है, और पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर तो इतना है कि 3 दिन में पढ़ा तो खत्म नहीं होगा। लीवर में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। पुनरुद्भवन मतलब अपने आप को बहुत जल्दी बना लेता है। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत तेज है इसके अंदर। ठीक है, रिप्रोडक्शन पावर बहुत ज्यादा है। अमेरिका में एक बार शोध किया, एक चूहे को पकड़ा, उसके 1/3 लीवर को काट दिया चूहे को, और जितना लीवर बचा हुआ था उसको लीवर के अंदर, चूहे के अंदर करके और सिल दिया, और आधा लीवर काट के बाहर फेंक दिया, 1/3 लीवर। 1 हफ्ते बाद चूहे का लीवर वापस उतना बन गया था पहले जितना। मतलब लीवर अपने आप को बहुत स्पीड से बनाता है। ठीक है, यहाँ पर कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है। कभी भी जैसे आपने देखा होगा ना, किसी को चाकू, जैसे लीवर राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में अगर आप चाकू वगैरह खाओगे तो आपकी जान बचने की संभावना है बजाय लेफ्ट साइड की। यहाँ पर पेट होता है, पेट फट जाएगा तो फिर कैसे इंसान बचे? इस तरफ लीवर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। लेकिन लीवर शराब पीने से नष्ट हो जाता है, जहर पीने से नष्ट हो जाता है, और कई सारी समस्या होती है। कहते हैं लीवर के ऊपर कॉपर भी जम जाता है। अत्यधिक मात्रा में कॉपर भी नहीं लेना चाहिए। कॉपर मतलब तांबा। ठीक है, हमारा एक मित्र है जिसके लीवर पे कॉपर जम गया बहुत ज्यादा, तो शराब और जहर से नष्ट हो जाता है। अत्यधिक शराब पीने से एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं सोरोसिस या सिरोसिस। ये प्रश्न भी पेपर में आता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अत्यधिक शराब पीने से कौन सा रोग होता है? हाँ कि नहीं? एक और सवाल पूछ सकता है कि जो भ्रूण होता है माँ के पेट में, उसके शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर। तो लीवर के कौन से हिस्से में? मीसोडर्म। कौन से हिस्से में? 3 हिस्से होते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो मीसोडर्म बीच वाला हिस्सा होता है जहां पर रक्त का निर्माण होता है। भ्रूण के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर। लीवर के कौन से हिस्से में? कौन से? हाँ कि नहीं? अब लीवर और क्या करता है? जैसे अगर आप ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, ज्यादा मात्रा में आप प्रोटीन खा रहे हैं, तो अत्यधिक मात्रा में खाए गए प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत अच्छा काम करता है। अत्यधिक मात्रा में खाए गए प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो लीवर खराब हो जाएगा ना, अमोनिया ज्यादा बनेगा, किडनी फेल हो सकती है आपकी। तो किसको पढ़ रहे हैं? लीवर को पढ़ रहे हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथि। अच्छा, कौन कौन से विटामिन? ए, डी, ई, के। अच्छा, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ज्यादा होती है, सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है, प्रोथाम्बिन, फाइब्रोनोजेन, हेपेरिन प्रोटीन बनाता है। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन? 46। अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन है? लीवर का डॉक्टर क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी। तो ये थी आपकी कौन सी ग्रंथियां? बाह्यस्रावी ग्रंथि। कौन सी स्रावी ग्रंथियां? बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब कौन सी ग्रंथियां पढ़ेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन अब पहले हम इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। कल की वीडियो में इसको खत्म कर देंगे क्लास में। ठीक है।